वेलकम टू नियति परीक्षा। हम यहाँ सामान्य प्रबंधन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में, यानी प्रबंध अगर कला है तो कैसे है और प्रबंध अगर विज्ञान है तो कैसे। तो हमने उसमें देखा था कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं उसको। प्रबंध जो है कला कैसे है, तो सबसे पहले हमने समझा था कि कला क्या है। तो कला क्या होता है? अपने ज्ञान का व्यक्तिगत उपयोग, यानी अगर आपके अंदर कोई हुनर है या ज्ञान है तो उसको क्या करना, व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? कला कहलाता है। और ये जो कला होती है हर एक व्यक्ति की अपनी योग्यता के अनुसार होती है। अगर व्यक्ति योग्य है तो अपने ज्ञान को वो क्या कर पाएगा, बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाएगा। एक जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और लगभग 2-2.5 महीने अभी आपका समय बचा हुआ है। 15 जनवरी से लेकर के 15 मार्च से लगभग आपके एग्जाम है, तो उसमें अब अभी आपको लगभग 2 महीने का समय है। तो 2 महीने के दौरान लगभग आप लोग जो तैयारी करेंगे, 8 विषयों का जो ज्ञान का अर्जन करेंगे, उसको अप्लाई करना है आपको 15 मार्च के बाद, यानी जिस डेट पे आपका एग्जाम होगा। तो लगभग 15 से 17 लाख लोगों ने क्या हुआ है, फॉर्म भरे हुए हैं। लेकिन उसमें से सिलेक्शन के लिए पोस्ट कितनी है? लगभग सिलेक्शन के लिए पोस्ट कितनी है? लगभग 8 से 10 हजार, लगभग सभी पोस्ट मिला करके। तो हर एक व्यक्ति ज्ञान का अर्जन करेगा, लेकिन वहां उपयोग कौन कर पाएगा या सही ढंग से कौन अप्लाई कर पाएगा या किसका सिलेक्शन होगा? जिसमें क्या होगी, बेहतर योग्यता होगी। यही था क्या है अपना कला, कि जो आपने ज्ञान का संचय किया है या अर्जन किया है, आपका या तो अध्ययन हो या प्रैक्टिस करके हो, किसी भी रूप में आपने ज्ञान अर्जन किया है, उसको आपको उस 3 घंटे के टाइम पे क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो 3 घंटे का समय सबको दिया जा रहा है और 8 विषयों का पेपर भी किससे लिया जा रहा है? लगभग 15 से 17 लाख लोगों से। लेकिन सिलेक्शन कितनों का होना है? 8 से 10 हजार लोगों का। तो जिनकी व्यक्तिगत योग्यता किसकी लायक होगी, एग्जाम के लायक, तो वो क्या करेगा, अपने ज्ञान का बेस्ट उपयोग करेगा और पेपर में क्या लेगा, सिलेक्शन लेगा। ठीक, तो यही क्या थी, कला थी। और अगर आप क्या करेंगे, व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार क्या किया, आपने ज्ञान का उपयोग किया। और अभी अगर आप अभ्यास करेंगे, यानी प्रैक्टिस अगर करेंगे, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सामान्य प्रबंधन हो गया, साइंस वगैरह हो गया, इनकी अगर आप ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। और वो भी कौन से प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे 2 चीजें निकल करके आएंगी। एक तो आपकी समझ विकसित होगी कि पेपर किस तरह का आना है, और दूसरा क्या होगा, आपको हैबिट हो जाएगी एक पेपर के माहौल की, कि किस तरह से हमें क्या करना है, पेपर देना है। तो कला में क्या करना है, अपने ज्ञान का उपयोग करना है। कैसे करना है, व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार करना है। और उसका अगर हम अभ्यास करेंगे किसी चीज का, तो हम उसमें क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे या और अच्छे हो जाएंगे। तो यही चीज क्या थी, कला थी। तो कला को प्रबंध कैसे बोला हमने, प्रबंध को कला, सॉरी, प्रबंध को कला कैसे बोला, कि प्रबंध में भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर आपको ज्ञान है कि इस कंडीशन में हमें कौन सा रूल्स अप्लाई करना है या कौन से नियम अपनाने हैं, जिससे इस समस्या का हम समाधान बहुत आसानी से कर सकें, तो पहले आपको क्या होना चाहिए, सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। यानी प्रबंध के बारे में थोड़ी बहुत समझ होनी आवश्यक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर 4 व्यक्ति प्रबंधन कर रहे हैं तो सबकी अपनी क्या होती है, अलग अलग क्षमता होती है। यानी किसके अनुसार वो प्रबंधन करेंगे, व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार करेंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रबंधन करने में माहिर है तो वो क्या करेगा, एग्जाम आसानी से निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि 8 विषयों को सामान्य तरीके से, यानी लगभग 3 से 4 महीने में पढ़ना क्या है, थोड़ा बड़ी बात, कठिन टास्क है, लेकिन इंसान हर कुछ कर सकता है। तो यहाँ क्या करना, 8 विषयों का मैनेजमेंट करना है। तो व्यक्ति कैसे कर पाएगा, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पे कर पाएगा। और उसमें क्या करेगा, अगर अभ्यास करेगा तो
परफेक्ट हो जाएगा। तो यही चीज किसमें अप्लाई होनी है? प्रबंधन में, कि पहले ज्ञान होना चाहिए प्रबंधन का, उसका उपयोग कैसे करेगा ज्ञान का? व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार करेगा, और उसका अगर निरंतर अभ्यास करेगा यानी लंबे समय तक अगर प्रबंधन करेगा तो क्या हो जाएगा? उस चीज में वो परफेक्ट हो जाएगा। यानी कला की हर एक विशेषता किसमें अप्लाई हो रही थी? प्रबंधन में हो रही थी। इसीलिए हमने क्या कहा था, जो प्रबंध है वो पूर्ण रूप से क्या है? कला है। ठीक। अब दूसरा पॉइंट पढ़ा थी प्रबंध विज्ञान के रूप में। प्रबंध विज्ञान के रूप में कैसे है? तो इसके लिए पहले हमने समझा था कि भाई विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान बताया था कि भाई विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। यानी अगर सिस्टमैटिक ज्ञान है तो उसी को हम क्या कह देते हैं? विज्ञान कह देते हैं। तो एक ये सामान्य सी डेफिनेशन थी। उसकी विशेषताएं क्या बतलाई थी? विशेषता पहली थी कि परीक्षण पर आधारित होता है। यानी विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं या ज्ञान होता है वो किस पे आधारित होता है? परीक्षण पर। इसमें एक उदाहरण दिया था किस चीज का? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो इसमें क्या हुआ था? सेब कहां से गिरा हुआ था? पेड़ से गिरा हुआ था। और कहां आया था? नीचे। तो न्यूटन ने देखा कि जो पेड़ है उसमें से जो सेब गिरा है वो आखिर नीचे क्यों आया। यानी उन्होंने उस चीज का क्या किया? अवलोकन किया। फिर उनके दिमाग में आया क्या ऐसा हमेशा होता है? तो फिर उन्होंने क्या किया? हर एक कंडीशन में उसको अप्लाई किया, यानी उसका परीक्षण किया या प्रयोग किया। और जब प्रयोग उनका सफल हो गया कि बार बार देखा कि कोई भी चीज अगर हम फेंकते हैं तो वो कहां आ जाती है? नीचे आ जाती है। इसका मतलब क्या होगा? कोई ना कोई शक्ति ऐसी होगी किसमें? पृथ्वी में, जो उसको क्या कर रही है? चीजों को आकर्षित कर रही है। तो उन्होंने दे दिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का उपयोग कहां किया जा सकता है? सभी जगह। क्यों? क्योंकि बाकायदा टेस्टिंग के बाद ही इसको बनाया गया है। मतलब पहले क्या किया? उन्होंने देखा कि पेड़ से सेब टपका, नीचे आया। फिर अन्य चीजों को उन्होंने फेंका, वो भी कहां आई? नीचे। तो सब जगह उन्होंने अप्लाई किया, तभी उन्होंने क्या किया? इसका गुरुत्वाकर्षण का क्या दिया? सिद्धांत दिया। तो इसका मतलब है ये सभी जगह क्या हो जाता है? अप्लाई होता है। लेकिन प्रबंधन में हमने क्या बताया था कि प्रबंधन में ज्ञान की आवश्यकता तो है सिस्टमैटिक, यानी आपको ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए। लेकिन यहां प्रबंधन करना किसको है? मनुष्य को करना है। और जब मनुष्य अगर प्रबंधन करता है तो अलग अलग मनुष्य अपनी अलग अलग योग्यता के अनुसार क्या करेगा? प्रबंधन करेगा। तो अलग अलग योग्यता के अनुसार अगर प्रबंधन करता है तो परिणाम भी कैसे प्राप्त होंगे? अलग अलग प्राप्त होंगे। अगर 4 व्यक्ति प्रबंधन कर रहे हैं तो आवश्यक नहीं है चारों एक जैसा परिणाम दें। यानी अगर 15 से 17 लोग अगर आप लोग पेपर दे रहे हो तो आपकी गारंटी क्या है? 6, 7, 8 से 10,000 लोगों के सिलेक्शन की है। इससे ज्यादा सिलेक्शन आपके नहीं होने वाले। यानी 17 लाख लोग क्या कर रहे हैं? 8 विषयों का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन इसको हर कोई नहीं कर पाएगा या ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएगा। और ज्ञान अर्जन कर लेगा तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो उसमें से कितने बेस्ट लोगों का सिलेक्शन होना है? 8 से 10,000 लोगों का। तो यहां पूर्ण रूप से विज्ञान क्यों नहीं कहा जाता है? क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? मनुष्य है। और मनुष्य क्या करता है? अपनी योग्यता के अनुसार ही क्या कर पाता है? प्रबंधन कर पाता है। इसीलिए क्या है? पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं कहा जाता है। किसको? प्रबंधन को। देखना, क्रमबद्ध ज्ञान, ये क्या कहलाता है? विज्ञान। ठीक। तो क्रमबद्ध ज्ञान है तो वो विज्ञान कहलाता है। और इनके जो सिद्धांत हैं वो किस पे आधारित होते हैं? परीक्षण पर आधारित होते हैं। और इसका उपयोग कहां किया जाता है? सभी जगह किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी क्या है? टेस्टिंग कर ली जाती है। लेकिन यहां प्रबंधन में क्या है? यहां क्रमबद्ध ज्ञान तो है, लेकिन इसका सभी जगह उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यहां क्या है? परिस्थितियां अलग अलग हो जाती हैं। और परिस्थितियां जब बदल जाती हैं और अलग अलग व्यक्ति उसको चीजों को हैंडल करते हैं तो इसका मतलब इसको क्या है? सभी जगह उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक। तो क्रमबद्ध ज्ञान की वजह से इसे क्या बोला गया है? विज्ञान बोला गया। और परिस्थितियों के अनुसार क्या है? इसका उपयोग किया जाता है, मतलब बदल जाता है। और इसमें भी कुछ क्या दिए गए हैं? सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से सिद्धांत? 2 सिद्धांत बताए थे आपके पेपर में जो हमें पढ़ना है। एक FW टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत और हेनरी फ्यूल का कौन सा? कार्यात्मक प्रबंध का सिद्धांत।
तो यहाँ दो तरह के सिद्धांत दिए हैं। तो सिद्धांत कहाँ होते हैं? विज्ञान में भी होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, और यहाँ भी क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। तो क्रमबद्ध ज्ञान है, सिद्धांत है, सिद्धांत का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम क्या कर पाएंगे? प्रबंध कर पाएंगे। लेकिन मनुष्य के आ जाने से इसमें क्या है? परिणाम एक समान प्राप्त नहीं होते हैं, या इन सिद्धांतों को सभी जगह एक समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार क्या करना पड़ेगा? इनको बदलना पड़ेगा, या प्रबंधन की टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए प्रबंध क्या है? पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो है, लेकिन पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं। तो ये वर्ड याद रखना है। जब भी क्वेश्चन आपका अंदर से बनेगा तो इस तरह का बनेगा। अगर आपने देखा होगा कि आप पढ़ रहे हैं कि निम्न में से प्रबंध है, प्रबंध की प्रकृति है। पहला ऑप्शन पूर्ण रूप से कला, दूसरा ऑप्शन पूर्ण रूप से विज्ञान, तीसरा ऑप्शन पूर्ण रूप से पेशा, चौथा ऑप्शन सभी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सीधा सीधा पिछले साल का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें था कि प्रबंध क्या है? विज्ञान और कला दोनों। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या है? डीप करना अगर होगा तो वो क्या करेगा? इस तरह का क्वेश्चन देगा। तो पूछेगा पूर्ण रूप से कला, तो हमने देखा था कि कला क्या होती है? अपने ज्ञान का उपयोग और व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार, और अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बेहतर किया जा सकता है। इसका मतलब हमने देखा था क्या है? कला के जितने भी सिद्धांत थे या जितने भी लक्षण थे वो सब किसमें मौजूद थे? प्रबंध में। इसका मतलब ये क्या था? पूर्ण रूप से कला थी। लेकिन जब हमने विज्ञान देखा तो विज्ञान में क्या देखा कि जो विज्ञान का जो लक्षण है सार्वभौमिक उपयोग, यानी सभी जगह उपयोग, वो यहाँ प्रबंधन में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्या है? व्यक्ति या मनुष्य को क्या करना है? प्रबंधन करना है, तो उसके परिणाम व्यक्तिगत रूप से बदल जाते हैं। तो इसका सार्वभौमिक उपयोग न होने की वजह से ये पूर्णतः क्या है? विज्ञान नहीं है। तो ये आंसर इसका नहीं होगा। तीसरा क्या है? पूर्ण रूप से पेशा। तो अभी हम आगे नेक्स्ट इसी में देखेंगे कि पेशा क्या होता है और पूर्ण रूप से पेशा है या नहीं है। तो ये पूर्ण रूप से पेशा भी नहीं। तो केवल एक ऑप्शन है, ये नहीं है, तो इसका मतलब सही भी नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। कि प्रबंध की प्रकृति क्या है? पूर्ण रूप से कला। लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं? विज्ञान भी बोल सकते हैं, पेशा भी बोल सकते हैं। लेकिन जब पूर्ण रूप की बात होगी तो पूर्ण रूप से केवल ये क्या है? कला है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको याद रखना है। तो अभी तक हमने देखा कि प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में। अब उसी को आगे पढ़ना है कि प्रबंध विज्ञान पेशा के रूप में, यानी प्रबंध को एक पेशा बोला जा सकता है या नहीं। तो किसी भी चीज को अगर हमें कुछ बोलना है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? सबसे पहले पता होना चाहिए पेशे के बारे में कि आखिर पेशा क्या होता है। तो पेशे में अगर हम देखते हैं कि चाहे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, वकील हो, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं? पेशा। यानी कोई अगर विशेष काम करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? पेशा बोला जाता है। जैसे डॉक्टर का काम क्या रहता है? रोगियों का इलाज करना। वकीलों का काम क्या रहता है? अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना। और शिक्षक का काम क्या रहता है? अपने छात्रों को शिक्षक देना। तो ये सभी क्या है? पेशा है। और आप भी किस में जा रहे हैं? पेशा में जा रहे हैं। यानी अगर आपको पटवारी बनना है तो ये भी आपका क्या होगा? एक पेशा होगा। तो कोई भी अगर पेशा होता है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, किस चीज का? डॉक्टर का या वकील का। तो अगर आपको डॉक्टर या वकील बनना है तो आपको इसका क्या होना चाहिए? व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए। किस चीज का? कि भाई अगर डॉक्टर को इलाज करना है किसी रोगी का, तो रोगी के शरीर की जो संरचना है और यह जो उसका सिस्टम है किस तरीके से काम करता है, तो उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। किसको? डॉक्टर को। और अगर वकील को अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना है तो उसको ज्ञान होना चाहिए नियम और कानूनों और संविधान का। नियम, कानूनों और संविधान का ज्ञान किसको होना चाहिए? वकील का। उसी के आधार पर वो क्या कर पाएगा? अपने क्लाइंट को न्याय दिला पाएगा। तो कोई भी पेशे में जाने से पहले क्या करना पड़ता है? पेपर देने पड़ते हैं।
यानी अगर आप वकील आपको बनना है तो या तो आप क्या करें, बीए एलएलबी करें, या उसके लिए क्या करें, क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। ठीक, इसी तरह से डॉक्टर में डिग्री लेनी पड़ती है, और आपका शिक्षक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डीएड बीएड करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक उसको ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो यहां दिया गया है कि पेशे की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी परिभाषित ज्ञान का समूह क्या कहलाता है, पेशा कहलाता है। यानी अगर कोई पेशा कर रहा है तो उसको उस चीज का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको ज्ञान होना चाहिए डॉक्टरी के बारे में। तो वो किससे आप हासिल करेंगे, शिक्षा से। आपको डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है। वकील अगर आपको बनना है तो इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, आपको बीए एलएलबी वगैरह या क्लैट का एग्जाम पास करके एलएलबी की डिग्री आपको लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तो कोई भी पेशा अगर हमें करना है तो उसका हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान। और ज्ञान कहां से प्राप्त होता है, शिक्षा से प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अवरोधित प्रवेश। ये पेशा की विशेषता है। कोई भी अगर पेशे में जाना है, जैसे हमें क्या करना है, वकील बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा, या निश्चित शैक्षणिक योग्यता रखनी पड़ेगी। तो वकील बनने के लिए या तो हम क्लैट का एग्जाम दे दें, या क्या कर लें, 12वीं पास आउट हो जाए कम से कम। तो ये हमारी क्या हो गई, शैक्षणिक योग्यता। 12वीं पास आउट हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बीए एलएलबी। अगर हम 12वीं पास नहीं है तो बीए एलएलबी नहीं कर सकते। और अगर हम 12वीं पास नहीं है तो क्लैट का एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्लैट के लिए हमें क्या है, क्लैट की परीक्षा देनी पड़ती है, तभी हम संबंधित कॉलेज में क्या कर पाते हैं, एलएलबी कर पाते हैं। ठीक, तो यहां क्या करना है, ये प्रवेश इसमें कैसा होगा, किसी भी पेशा में अवरोधित होता है। आप अगर पढ़ाई नहीं करी है, आपके पास निश्चित शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो आप उस पेशे का ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 11वीं 12वीं में क्या लेना पड़ेगा, आपको बायो लेनी पड़ेगी। तो प्रवेश पेशे में कैसा होता है, अवरोधित तरीके से होता है। यानी उसके लिए प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, या आपके पास निश्चित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में यहां दिया गया है, भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट परीक्षा। आपको अगर सीए बनना है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, तो उसके लिए ये परीक्षा को क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप उस पेशे में जा पाएंगे। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद कहां जाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको डिग्री प्राप्त होगी। डिग्री के बाद आप क्या कर पाएंगे, उस पेशे में जा पाएंगे। पेशागत परिषद, तीसरी विशेषता क्या रहती है, पेशागत परिषद होती है। यानी अगर कोई भी पेशा हो, उदाहरण के रूप में लेते हैं हम क्या, बार काउंसिल। बार काउंसिल क्या करती है, जो नए नए वकील होते हैं, डिग्री लेकर के आते हैं, और या तो बीए एलएलबी कर लेते हैं, ठीक, या क्लैट के माध्यम से एलएलबी करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जो बार काउंसिल उनका संगठन बना हुआ है, वो इनको क्या करता है, एक लाइसेंस जारी करता है कि अब आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ यही बात की गई है कि एक पेशागत परिषद होती है, ये क्या करती है, प्रवेश के नियम बनाती है। यानी आपको प्रैक्टिस करनी है तो बार काउंसिल में प्रवेश के नियम तय होंगे कि आपके पास न्यूनतम क्या होना चाहिए, एलएलबी की डिग्री होना चाहिए। ठीक, कार्य करने का प्रमाण पत्र जारी करते हैं, आपको यहां से लाइसेंस लेना पड़ेगा तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तीसरा, आधार संहिता तैयार करना, यानी ये तय करते हैं कि कौन कौन नियम कानूनों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब तक आप क्या रहेंगे, बार काउंसिल के सदस्य रहेंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आप नियम कानूनों को फॉलो नहीं करते हैं जो उन्होंने आधार संहिता बनाई है, तब आपको बार काउंसिल से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे चौथी विशेषता क्या है, नैतिक आचार संहिता। ये क्या है, हर एक पेशे में आगे जाने से पहले हमें क्या है, नैतिकता की शपथ दिलाई जाती है। जैसे डॉक्टर क्या करेगा, नैतिकता की शपथ लेगा कि हम बेहतर ढंग से क्या करेंगे, अपने मरीजों का इलाज करेंगे। ठीक, और उसमें नैतिकता को अपनाएंगे, व्यर्थ का पैसा उनसे नहीं लेंगे। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। ठीक, और ये क्या करती है, नैतिक आचार संहिता व्यवहार को दिशा देती है। ये आपके नैतिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए आपको प्रेरित करती है। ठीक, आपको याद दिलाती है कि आपको इस तरीके से नैतिकता के मानदंड
अपनाने हैं, यानी सही तरीके से क्या करना है, रोगियों का इलाज करना है, उनको व्यर्थ में प्रताड़ित नहीं करना है। ठीक। सेवा का उद्देश्य, यानी अगर कोई पेशा है तो उसका क्या होगा, उद्देश्य होगा कि पेशे का मूल उद्देश्य क्या रहता है, ग्राहकों के हितों को साधना। यानी अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, अपने ग्राहक को या मरीज का इलाज करना, और अगर आप वकील हैं तो आपके क्लाइंट को न्याय दिलाना। तो सबसे महत्वपूर्ण टास्क या उद्देश्य क्या रहता है आपके सेवा का, कि भाई अपने ग्राहकों के हितों को क्या करना है, साधना है, यानी उन्हें न्याय दिलाना है। ठीक। और कैसे दिलाना, ये निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ में, पूर्णतः कमिटमेंट। ऐसा नहीं कि अगर आप वकालत कर रहे हैं किसी के फेवर में तो आप क्या करें, दूसरे के वकील से मिल जाएं और उनकी पैरवी को क्या कर दें, कमजोर कर दें, जिससे वो क्या हो जाए, केस हार जाए। तो यहाँ आपको क्या करना है, पूर्णतः प्रतिबद्धता या कमिटमेंट के साथ में उसका केस लड़ना है और उसको न्याय दिलाने का कार्य करना है। तो यहाँ क्या है, कोई भी अगर पेशा होता है तो इनकी क्या है, निम्न 5 विशेषताएं होती। पहली विशेषता क्या होती है कि उसे क्या होना चाहिए, परिभाषित ज्ञान होना चाहिए। कोई भी अगर काम करना है तो उसको व्यवस्थित ज्ञान होना जरूरी है। अब ये कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए आपको क्या है, प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या करना पड़ेगा, हासिल करनी पड़ेगी। जब आप ये कर लेंगे, ज्ञान कर लेंगे, तो उसके बाद कहाँ आएंगे, सेवा करने के लिए आएंगे, यानी पेशा करने के लिए आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपको वकालत की प्रैक्टिस करनी है तो बार काउंसिल से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस, कार्य करने का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। एक उनके लिए क्या होती है, हर एक पेशा की एक आचार्य संहिता होती है जो उस पेशा को करने वाले की दिशा को क्या करती है, निर्धारित करती है कि आपको व्यवहार किस ढंग से करना है। 5वां पॉइंट क्या है, उनका उद्देश्य, यानी अगर आप कोई पेशा है आपका तो आपको कोई ना कोई क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो कोई भी पेशा हो उसका मूल उद्देश्य क्या रहता है, जो भी उसके ग्राहक हैं या क्लाइंट हैं उनके हितों को क्या करना है, आपको साधना है। तो ये विशेषताएं थी किसकी, पेशा की। अब हमें देखना है कि प्रबंध एक पेशा है या नहीं। तो अगर ये पेशा क्लियर हो गया कि पेशा क्या होता है, भाई कोई भी कार्य है उसके लिए विशेष हमने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद क्या किया, अथॉरिटी हमें मिल गई, डिग्री प्राप्त कर ली कि हम संबंधित कार्य कर सकते हैं, और अपने जो क्लाइंट हैं या आपके क्या है, ग्राहक हैं, उनका बेहतर ढंग से आप क्या कर रहे हैं, उनको सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो यही क्या होता है, हमारा पेशा। जैसे अगर आप पटवारी बनेंगे तो आपका पेशा क्या कहलाएगा, पटवारी कहलाएगा। और आपका कार्य क्या होगा, जो भी जनता है या कृषक हैं उनके हितों को साधना, और जो शासकीय योजनाएं हैं उनको उन तक पहुंचाना, और बहुत ही फास्ट तरीके से, गुणवत्तापूर्ण पूर्वक, और कैसे, बिना किसी भेदभाव के, चाहे गरीब हो या अमीर हो, तो सभी को क्या करना है, सेवा प्रदान करनी है। तो वही आपका क्या है, मूल पेशा है। ठीक। तो अब यहां बात करनी है कि प्रबंध पेशा है या नहीं, और अगर है तो कैसे। तो यहां देखेंगे परिभाषित ज्ञान का समूह। पहले हमने पढ़ा था कि विज्ञान अगर है प्रबंध तो वहां क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान है, और कला में भी क्या है, ज्ञान होना आवश्यक था। यानी प्रबंध को हमने कला बोल दिया या विज्ञान बोल दिया, इसका मतलब क्या है, ज्ञान आवश्यक है। तो पेशे में भी, प्रबंध में भी क्या है, ज्ञान आवश्यक है, और पेशे में भी क्या है, ज्ञान आवश्यक है। मतलब एक विशेषता यहां मिल गई। अब किस किस चीज का ज्ञान होना चाहिए आपको, सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, यानी मुख्य कौन कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में एक निश्चित परिस्थिति में क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, और आपको बताया गया है कि प्रबंधन इस तरीके से आप करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। ठीक। तो सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। अब ये ज्ञान हम कहाँ प्राप्त करेंगे, किस चीज का, प्रबंध का। पेशेवर संस्थानों में जो आपका क्या है, प्रबंधन की डिग्रियां करवाते हैं, या भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है। तो यहां क्या है, भारतीय प्रबंध संस्थान भी क्या करता है, आपको डिग्री प्रदान करता है, किस चीज में, प्रबंध में। अब वहां जब आप संस्थान में जाते हैं तो या तो संस्थान में हो या बाहर हो, तो किस किस चीजों से आप अनुभव प्राप्त करेंगे या ज्ञान प्राप्त करेंगे, पुस्तकों से, पत्रिकाओं से, अपने अनुभव से। आप देखेंगे इस चीज को नहीं, ऐसे नहीं, हम ऐसे करेंगे तो बेहतर ढंग से हम कर पाएंगे। तो पुस्तकों से, पत्रिकाओं से और अनुभव से हम क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक। अब देखो, अगर हमें किसी व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त करना है तो उसके लिए हमें क्या है, डिग्री की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर हमें डिग्री लेनी है प्रबंध में तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा,
प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी और निश्चित शैक्षणिक योग्यता भी हमारे पास होना चाहिए, तभी हम क्या है प्रबंध विषय में डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं प्रबंध नियुक्त करना है, क्यों? क्योंकि प्रबंधक के लिए इसलिए डिग्री अनिवार्य नहीं है कि हम जैसे ही जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं तो हमारे घर में हो या बाहर स्कूल में हो, हर जगह हमें क्या करना पड़ता है, अपनी चीजों को व्यवस्थित ढंग से करना पड़ता है। यानी सही समय पर हमें चीजों को सही तरीके से करना पड़ता है। यानी हम बचपन से ही क्या करने लग जाते हैं, मैनेजमेंट करने लग जाते हैं। मतलब हमने कोई डिग्री प्राप्त नहीं की स्कूल या कॉलेज से, लेकिन हमें फिर भी क्या आ जाता है, प्रबंध का ज्ञान आ जाता है। घर से ही माहौल में हमने देखा कि नहीं ऐसे चीज व्यवस्थित ढंग से यहाँ रखना है, तो वो ही क्या है, एक प्रबंध है। यानी उस छोटे से कार्य को भी हम क्या कह सकते हैं, प्रबंध कह सकते हैं। तो हमें अगर किसी को प्रबंधक नियुक्त करना है तो उसके लिए क्या है, किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ठीक, बस ध्यान रखना है उसमें प्रबंध करने की योग्यता है या नहीं है। अगर उस व्यक्ति के अंदर प्रबंध करने की योग्यता है तो हम उसको क्या रख सकते हैं, प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। कोई भी छोटा सा बिजनेस हो या बड़ा सा बिजनेस हो, जहां लोग समूह में कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, तो वहां प्रबंधक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कार्यों को मैनेज करना है और न्यूनतम लागत के साथ में प्रभावपूर्ण तरीके से क्या करना है, चीजों को बनाना है या सेवा प्रदान करनी है। तो प्रबंधक की आवश्यकता हमें कहाँ रहती है, व्यवसायिक क्षेत्र हो या गैर व्यवसायिक क्षेत्र, हर जगह क्या करना है, प्रबंधन करना है। चाहे घर में हो वहां भी क्या करना है, प्रबंधन करना है। तो शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, यहाँ केवल योग्यता होनी चाहिए क्या करने की, प्रबंध करने की। लेकिन पेशा में क्या था, पेशा में शैक्षणिक योग्यता भी आवश्यक थी और क्या है, डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। यहां भी क्या है, योग्यता अकेले होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता से मतलब नहीं है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, प्रबंधक बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने उच्च संस्थानों से डिग्री प्राप्त की है, उच्च संस्थानों में, या आपने विदेश से प्राप्त कर ली या भारतीय प्रबंध संस्थान से डिग्री प्राप्त कर ली, तो उसका महत्व ज्यादा है। जैसे अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो उसमें जो भी आपके अडानी अंबानी वगैरह हैं, ये किसको महत्व देते हैं, जिसने बड़े संस्थानों से क्या कर ली होगी, डिग्री प्राप्त करी होगी। लेकिन अगर छोटे संस्थान हो या मीडियम संस्थान हो या बड़े भी हो सकते हैं तो आवश्यक नहीं है। कई बार क्या है, मैनेजर के रूप में आईएएस वगैरह को भी नियुक्त कर दिया जाता है, यानी कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया जाता है, कहीं का कार्यकारी अधिकारी बना दिया जाता है या चेयरमैन बना दिया जाता है। तो आईएएस के पास जरूरी नहीं है क्या हो, उसके पास डिग्री हो, क्योंकि सामान्य अगर आप किसी भी विषय से क्या है, ग्रेजुएट है, तो आप आईएएस बन सकते हैं। आईएएस के पास डिग्री ना होने के बावजूद भी क्या बना दिया जाता है, उन्हें कहीं का चेयरमैन या कुछ बना दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, जो उनका संगठन होता है उसकी क्या है, नीतियां बनाते हैं और नीतियों का क्या करवाते हैं, क्रियान्वयन करवाते हैं। यानी किसके रूप में कार्य करते हैं, प्रबंधक के रूप में। तो प्रबंध की उनके पास डिग्री भी नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, योग्यता है, इसीलिए उनको क्या कर दिया गया, प्रबंधक बना दिया गया। लेकिन अगर आपके पास उच्च संस्थानों की डिग्री है तो आपका महत्व ज्यादा होगा, आपको क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा कि भाई संबंधित व्यक्ति के पास ये डिग्री है तो इसको क्या कर दिया जाए, यहां नियुक्त कर लिया जाए। ठीक, लेकिन अनिवार्य नहीं। जैसे ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि विश्व में प्रबंधक के लिए कोई डिग्री विशेष कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं, यानी कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को अगर प्रबंधक बनाना है तो उसको क्या होना चाहिए, प्रबंधक की डिग्री, प्रबंध की डिग्री उसके पास होना चाहिए। यानी डिग्री अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर है तो बेहतर है। ठीक, अब यहां क्या था, पेशागत परिषद थी और यहां क्या था, प्रबंधक संगठन, यानी वही चीज है, संगठन बोल सकते हैं या परिषद बोल सकते हैं। तो वहां क्या हो रहा था, परिषद लाइसेंस जारी कर रही थी, यानी बार काउंसिल। लेकिन यहां क्या है, AIMA नाम से क्या है, आपका एक संगठन बना हुआ है। आप चाहें तो उसके सदस्य बन सकते हैं और आप चाहें तो नहीं बन सकते हैं। आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इनकी वैधानिक मान्यता नहीं है। लेकिन बार काउंसिल को क्या है, वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो पेशा में क्या है, शैक्षणिक योग्यता या डिग्री का होना आवश्यक है, लेकिन प्रबंध में शैक्षणिक योग्यता या डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। आप में केवल प्रबंध करने की योग्यता होना चाहिए। आगे
यहाँ पेशागत परिषद होती है जो आपको कार्य करने का लाइसेंस जारी करते हैं, लेकिन यहाँ जो संगठन तो होते हैं लेकिन आप पे दबाव नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ दबाव बना सकते हैं, बिना उसके आप कार्य नहीं कर सकते। और आपको क्या है, वैधानिक मान्यता नहीं है, इसीलिए ये आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो हमने अभी तक क्या देखा कि पेशा की विशेषताएं क्या होती हैं, और प्रबंध को पेशा हम कह सकते हैं पूरी तरह से या नहीं कह सकते। तो हमने देखा कि यहाँ क्या होना चाहिए, पेशा में ज्ञान होना जरूरी है, तो प्रबंध में भी क्या है, ज्ञान होना जरूरी है। ये कैसे प्राप्त होता है, शिक्षा से, तो यहाँ भी क्या होता है, शिक्षा से प्राप्त होता है। दूसरा, प्रवेश परीक्षा, यहाँ अगर आपको काम करना है किसमें, पेशा में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपके पास प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी आपको, या आपके पास क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ अगर आपके पास प्रबंध में शैक्षणिक योग्यता है या डिग्री है तब भी ठीक है, यानी अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तब भी क्या है, हम प्रबंध कर सकते हैं या प्रबंधक बन सकते हैं। यहाँ क्या है, पेशागत परिषद थी जो आपको, यानी उदाहरण के रूप में बार काउंसिल का बताया था, वो क्या कर सकती है, लाइसेंस जारी कर सकती है। और यहाँ क्या था, प्रबंधन में जो है तीसरा पॉइंट, यहाँ भी आपके क्या है, संगठन है, लेकिन यहाँ अनिवार्य नहीं है कि आप उनके सदस्य बने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सदस्य बनते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ क्या था, अनिवार्य है। चौथा, आचार्य संहिता होती है, तो यहाँ भी क्या है, एक आचार्य संहिता बनाई जा सकती है जिसको फॉलो अप करवाया जा सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि प्रबंध की कुछ विशेषताएं किससे मैच करती हैं, पेशा से। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, प्रबंध क्या है, पेशा है, और बहुत तेजी से पेशा के रूप में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन, प्रबंध करने वाला या प्रबंधक, लेकिन पूर्ण रूप से पेशा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि पूरी विशेषताओं को फॉलो नहीं करता है। ठीक, इसीलिए ये पूर्ण रूप से पेशा नहीं है। कौन, प्रबंध, लेकिन ये एक पेशा है। तो 3 पॉइंट यहां से निकल करके आते हैं कि पहला हमने पढ़ा था कि प्रबंध पूर्ण रूप से क्या है, कला है। प्रबंध विज्ञान तो है लेकिन पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है। ये और डिटेल में क्यों नहीं है, ये प्रबंध की प्रकृति में देखेंगे। पूर्ण रूप से पेशा नहीं है, लेकिन क्या है, पेशा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तो 3 वर्ड याद रखने हैं कि कला है पूर्ण रूप से, विज्ञान पूर्ण रूप से नहीं है, और क्या है, पेशा भी पूर्ण रूप से नहीं है। कौन, प्रबंध। तो ये हो गया यहां तक क्या है, पेशा के बारे में। ठीक, प्रबंध का मूल उद्देश्य क्या रहता है, ठीक, यानी अगर ये पेशा है, कौन, प्रबंध, तो प्रबंध के क्या रहेंगे, मूल उद्देश्य। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां और ब्रीफ में देखेंगे कि प्रबंध क्या करता है, संगठन की उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। अगर प्रबंध हमने कर लिया बेहतर ढंग से तो हमें क्या करेगा, अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी, या सेवा को हम बेहतर ढंग से प्रदान कर पाएंगे। ठीक, और क्या कर पाएंगे, अगर हमने प्रबंधन किया तो हमें लाभ होगा, यानी हम लाभ कब होगा, जब हम चीजों को कैसे बनाएंगे, न्यूनतम लागत पर। और न्यूनतम लागत पर चीजों को बनाया, इसका मतलब क्या होगा, सस्ती होंगी, यानी बहुत कम रेट में हम उनको बेचेंगे, बहुत कम प्रॉफिट के साथ में। तो हमें यहाँ लाभ की प्राप्ति भी हो गई जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, और चीजें क्या हो गई, सस्ती भी हो गई, और चीजें सस्ती हैं और गुणवत्तापूर्ण है। ठीक, तो ऐसे क्या होगा, जो समाज में रहने वाले वंचित वर्ग हैं या गरीब लोग हैं वो भी क्या कर पाएंगे, वस्तुओं को उपयोग कर पाएंगे और सेवा को प्राप्त कर पाएंगे, जिससे उनका जो जीवन स्तर क्या होगा, उच्च होगा। और जीवन स्तर अगर किसी समाज के लोगों का होता है तो ये क्या होगी, समाज सेवा होगी। इसका मतलब प्रबंधन क्या करता है, समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग करना है। ठीक, तो अभी तक हमने देखा, इस लेक्चर में ब्रीफ समझा दिया है कि प्रबंधन क्या है, पूर्ण रूप से कला है। प्रबंधन क्या है, विज्ञान तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। प्रबंधन क्या है, पेशा है लेकिन पूर्ण रूप से पेशा नहीं है। तो यहां तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक,
प्रबंध को क्या करना है, बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है और इन वीडियो को क्या करना है, डेली देखना है। डेली देखने से क्या होता है, आपके दिमाग में एक सिस्टम बनता है, यानी क्रमबद्ध ज्ञान होता है। और क्रमबद्ध तरीके से अगर हमें ज्ञान होता है तो वही चीज हम कहाँ अप्लाई कर पाते हैं, पेपर में। तो आप लोग प्रयास करें कि जो भी हम नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले पिछले लेक्चर को देख लें कि भाई पहले क्या बताया गया था। अगर एक एक पॉइंट को अगर हम क्लियर करते जाएंगे तो प्रबंध इतना बेहतर आपको हो जाएगा कि आपके आसानी से 18 या 20 नंबर या प्लस नंबर आप कर पाएंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे, एक या दो बार, मिनिमम 2 बार तो वीडियो को देखना ही देखना है। इससे बेस्ट आपकी समझ विकसित होगी और हर एक वर्ड जो भी बोला जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमने समझ विकसित कर ली तभी क्या है, आपके बेहतर नंबर आ पाएंगे। लेकिन अगर आपकी समझ विकसित नहीं हुई तब आपके नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि ये समझने का विषय है। इसमें अगर आप फैक्ट याद करके जाएंगे तो फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ जो भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड आपको वर्ड मिलेंगे, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। तो वो चीज किससे बनेगी, आपकी समझ से ही बनेगी। ठीक, तो बने रहिए और आगे हम देखेंगे जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।